नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी टॉपिक को समझने वाले हैं, पार्टनरशिप फर्म का विघटन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। देखिए, चाहे कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा हो या कोई अपना बिजनेस चला रहा हो, यह समझना बेहद ज़रूरी है कि कानूनी तौर पर एक फर्म का अंत आखिर होता कैसे है। तो हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क जानेंगे। फिर वो 5 कानूनी रास्ते देखेंगे जिनसे एक फर्म को भंग किया जा सकता है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि डिसोल्यूशन के बाद होता क्या है, फाइनल अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए जो सबसे ज़रूरी सेक्शंस हैं उन्हें फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आखिर फ़र्क क्या है? सुनने में तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन कानून की नज़र में इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसे ऐसे समझिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि टीम के कुछ खिलाड़ी बदल गए, लेकिन खेल अभी भी चल रहा है, बिजनेस जारी है। वहीं दूसरी तरफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जैसा सेक्शन 39 में बताया गया है, उसका मतलब है कि पूरा का पूरा मैच ही खत्म हो गया है, टीम ही नहीं रही। तो ये बात गांठ बांध लेनी है कि जब फर्म भंग होती है तो पार्टनरशिप तो अपने आप ही भंग हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ पार्टनरशिप में कोई बदलाव हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फर्म भी बंद हो गई। तो सवाल यह है कि एक फर्म को कानूनी तौर पर भंग कैसे किया जा सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसके 5 मुख्य तरीके बताता है, और अब हम एक एक करके इन्हें ही समझने वाले हैं। ये हैं वो 5 तरीके। पहला, आपसी सहमति से, जिसे कहते हैं बाय एग्रीमेंट। दूसरा, सिर्फ एक नोटिस देकर, यानी बाय नोटिस। तीसरा, कुछ खास घटनाओं के होने पर, जिसे कहते हैं ऑन हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसीज। चौथा, जब कानून ही आपको मजबूर कर दे, यानी कंपल्सरी डिसोल्यूशन। और आखिर में 5वां, कोर्ट के आदेश से, यानी बाय द कोर्ट। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है सेक्शन 40 के तहत समझौते से डिसोल्यूशन। ये बहुत सिंपल है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनरशिप बनती है, ठीक वैसे ही सभी पार्टनर्स की आपसी सहमति से या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्तों के हिसाब से इसे खत्म भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका, जो सेक्शन 43 में है, वो सिर्फ एक खास तरह की पार्टनरशिप पर लागू होता है, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब है एक ऐसी पार्टनरशिप जिसकी कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। इस केस में कोई भी एक पार्टनर बस एक रिटन नोटिस देकर पूरी फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, जो सेक्शन 42 में दिया गया है। कुछ खास घटनाओं के होने पर फर्म का डिसॉल्व हो जाना। मतलब अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखा हो तो कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जिनके होते ही फर्म अपने आप ऑटोमेटिकली भंग मान ली जाती है। अच्छा, तो ये घटनाएं कौन सी हैं? पहली, अगर पार्टनरशिप किसी फिक्स टर्म के लिए थी, मान लीजिए 5 साल, और वो समय पूरा हो गया। दूसरी, अगर वो किसी खास काम के लिए बनी थी और वो काम खत्म हो गया। तीसरी, किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर। और चौथी, अगर कोई पार्टनर दिवालिया यानी इनसॉल्वेंट घोषित हो जाए। इन चारों में से कुछ भी होने पर फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में इसे बचाने का कोई क्लॉज ना हो। चौथा तरीका है अनिवार्य विघटन, यानी कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जिसका जिक्र है सेक्शन 141 में। अब यहां पर पार्टनर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कानून कहता है कि फर्म को भंग करना ही पड़ेगा, ये नॉन नेगोशिएबल है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, अगर सभी पार्टनर्स या सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब इंसॉल्वेंट हो जाएं, और दूसरा, जब फर्म का बिजनेस ही गैर कानूनी यानी अनलॉफुल हो जाए। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक पार्टनर किसी ऐसे देश का नागरिक है जिससे हमारे देश का युद्ध छिड़ गया है। अब वो एक एलियन एनिमी है और उसके साथ बिजनेस करना गैर कानूनी है। ऐसे में फर्म को कंपल्सरी रूप से भंग करना ही होगा। और अब 5वां और आखिरी तरीका, सेक्शन 44 के तहत कोर्ट द्वारा विघटन। जब पार्टनर्स के बीच मामला इतना बिगड़ जाए कि साथ काम करना नामुमकिन हो, तो कोई भी पार्टनर कोर्ट जाकर फर्म को भंग करने की अर्जी दे सकता है। कोर्ट कई वजहों से फर्म को भंग करने का ऑर्डर दे सकता है, जैसे अगर कोई पार्टनर मानसिक रूप से बीमार हो जाए, मतलब ऑफ अनसाउंड माइंड, या परमानेंटली काम करने के लायक न रहे, या फिर किसी पार्टनर का बर्ताव बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा हो। अगर बिजनेस लगातार घाटे में चल रहा हो, तब भी कोर्ट इसे बंद करने का आदेश दे सकता है। और एक बहुत ही जरूरी ग्राउंड है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जिसका मतलब है कि अगर कोर्ट को लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि फर्म को बंद करना ही सबके लिए सही और न्यायपूर्ण है, तो वो ऐसा कर सकता है।
तो ठीक है, फर्म को डिसॉल्व करने का फैसला तो हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इसके बाद क्या होगा? चलिए अब डिसोल्यूशन के कानूनी परिणामों को समझते हैं, क्योंकि पार्टनर्स के अधिकार और जिम्मेदारियां तुरंत खत्म नहीं हो जाती। यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या जिस पल फर्म भंग हुई उसी पल पार्टनर्स की बाहर वालों के प्रति देनदारी भी खत्म हो जाती है? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 45 इस बारे में एकदम साफ है। पार्टनर्स की देनदारी तब तक बनी रहती है जब तक डिसोल्यूशन की एक पब्लिक नोटिस यानी सार्वजनिक सूचना दे नहीं दी जाती। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां डिसोल्यूशन के बाद भी चलती रहती हैं। जैसे सेक्शन 47 के मुताबिक पार्टनर्स को फर्म के अधूरे काम पूरे करने का अधिकार होता है, जिसे वाइंडिंग अप कहते हैं। सेक्शन 46 कहता है कि हर पार्टनर ये पक्का कर सकता है कि फर्म की प्रॉपर्टी पहले कर्ज चुकाने में इस्तेमाल हो। और सेक्शन 50 के अनुसार अगर इस वाइंडिंग अप के दौरान किसी पार्टनर को कोई पर्सनल प्रॉफिट होता है तो उसे उसका हिसाब भी देना होगा। अब हम आते हैं डिसोल्यूशन के बिल्कुल आखिरी और प्रैक्टिकल स्टेज पर, फाइनल अकाउंट्स का सेटलमेंट। मतलब कानून के हिसाब से फर्म की संपत्ति और देनदारियों का निपटारा कैसे किया जाएगा। इसके लिए कानून ने एक फिक्स्ड ऑर्डर तय किया है। स्टेप 1, सबसे पहले बाहर वालों का कर्ज चुकाया जाएगा। स्टेप 2, उसके बाद पार्टनर्स ने अगर कैपिटल के अलावा कोई एडवांस दिया है तो वो वापस होगा। स्टेप 3, फिर पार्टनर्स की लगाई हुई कैपिटल वापस की जाएगी। और आखिर में स्टेप 4, अगर इसके बाद भी कुछ पैसा बचता है जो कि प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। सेक्शन 49 एक और बड़ा जरूरी नियम बताता है, फर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सबसे पहले फर्म का कर्ज चुकाने के लिए होगा। अगर कुछ बचा तो ही वो पार्टनर का पर्सनल कर्ज चुकाने में यूज हो सकता है। और इसका उल्टा भी सच है, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल पहले उसका पर्सनल कर्ज चुकाने के लिए होगा। अगर कुछ बचा तब जाकर वो फर्म का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होगी। चलिए अब आखिर में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये स्लाइड खास तौर पर एग्जाम की तैयारी के लिए है ताकि सब कुछ याद रहे। ये सेक्शंस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। सेक्शन 39 बताता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब। सेक्शन 41 है कंपलसरी डिसोल्यूशन के बारे में। सेक्शन 44 में कोर्ट के ग्राउंड्स दिए गए हैं। सेक्शन 45 पब्लिक नोटिस की इंपॉर्टेंस बताता है। सेक्शन 47 वाइंडिंग अप के दौरान अथॉरिटी की बात करता है। और 48 और 49 ये अकाउंट्स के सेटलमेंट का पूरा नियम बताते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। मान लीजिए एक फर्म के डिसोल्यूशन की पब्लिक नोटिस जारी हो चुकी है, लेकिन एक पुराना पार्टनर फर्म के नाम पर एक ऐसे बैंक से नया लोन ले लेता है जिसने नोटिस नहीं देखा था। तो क्या बाकी पार्टनर्स को ये लोन चुकाना पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब सेक्शन 45 की गहरी समझ में छिपा है। उम्मीद है ये पूरी जानकारी काम की रही होगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।